everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. तो आप सबको याद होगा कि हमने एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट किया हुआ दैट इज़ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स एंड आज हम ट्राई करेंगे कि आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें. तो इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो लास्ट वीडियो में हमने एक लास्ट टॉपिक देखा था दैट वाज सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जिसमें हमने देखा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट है उसके बारे में, और कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस के रिगार्डिंग लाइक मीटिंग जो कंपनी में डिसीजन मेकिंग है उसमें सबका राइट होना चाहिए. ठीक है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो कंट्रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस फॉर द रजिस्टर क्लोजर. अब हमने देखा था क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर के बारे में एंड इवन हमने ये भी देखा था कि हमने रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स और इवन जो हमारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं सबका हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं और फिर हम उन रजिस्टर्स को क्लोज भी करते हैं. तो इन रजिस्टर्स को क्लोज करने का पर्पस क्या है, ऐसा क्या कारण है कि अगर हम रजिस्टर बना रहे हैं तो हम उनको क्लोज भी कर रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 91 में. सो इसमें क्या कहा गया, पहला पॉइंट, टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. ये क्यों हम करते हैं, ताकि हम अपनी कंपनी की एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर कर ले कि हमारी कंपनी में कौन कौन बंदा शेयर होल्डर है, किस किस पर्सन ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं एंड टू होम द नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंड. और ये डिसाइड कर सके अगर हमारी अगर हमारी कंपनी में कोई मीटिंग हो रही है तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो किस किस को सेंड हुआ है, किस किस को भेजा गया है. सेकेंड पॉइंट इज टू डिटर्मिन इन द डिविडेंड एंटाइटलमेंट कि किस किस पर्सन को कितना कितना डिविडेंड मिल रहा है. ठीक है, ये चीज़ को भी हम पता लगा सकते हैं जब हम रजिस्टर्स को क्लोज करते हैं कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को कितना कितना डिविडेंड मिला है. थर्ड पॉइंट इज टू डिटर्मिन द एंटाइटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स. कंपनी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन उन चीज़ों को भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि राइट टू इशू शेयर्स एंड बोनस शेयर्स इशू करना, शेयर्स सिंपल शेयर इशू करना, उससे हम कितना बेनिफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है, मतलब हमें उसकी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद कितना बेनिफिट हुआ, हम मतलब शेयर होल्डर्स. फोर्थ पॉइंट इज लिस्टेड कंपनी बुक्स कैन बी क्लोज एट द टाइम ऑफ AGM. जो लिस्टेड कंपनी होती है जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, उनकी जो बुक्स है उनको हम क्लोज कर सकते हैं जब हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं उस टाइम पे. ठीक है, जो भी चीज़ें हैं हम उन सभी चीज़ों की चेकिंग करके उसके बाद हम एनुअल जनरल मीटिंग में रजिस्टर्स को क्लोज कर सकते हैं. तो क्या क्या पर्पस है, एक तो हम लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स को फाइनलाइज करेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे कि किस किस को मीटिंग का नोटिस भेजा गया है, डिविडेंड किस किस को कितना मिला है वो चीज़ हम देख सकते हैं, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं उस चीज़ को हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि बोनस शेयर हो गया, राइट टू इशू शेयर्स. और जो लिस्टेड कंपनी है वो अपनी बुक्स को क्लोज कर सकती है एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. जब हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उस टाइम पे लिस्टेड कंपनी अपनी बुक्स को क्लोज कर सकती है, बुक्स मतलब रजिस्टर्स को. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर्स एंड द रिटर्न्स. कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आप अपनी कंपनी के रजिस्टर्स को और रिटर्न्स को रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 94 में. अगर आपको सेक्शंस याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो चाहे आप उसको छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ पे रखते हैं हम अपने रजिस्टर्स को और रिटर्न्स को, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे, या फिर कोई भी और जगह जहाँ पे कंपनी के 1/10 ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते हैं. ठीक है, और वो भी हम तब कर सकते हैं जब हम कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तब. कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, एक जगह तो फाइनल है रजिस्टर्ड ऑफिस, और दूसरी वो जगह जहाँ पे हमारी पर्टिकुलर कंपनी के 1/10 ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते हैं, और वो भी हम तब रख सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया हो, अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस चीज़ को अप्रूवल दिया हो तो. ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट एंड द कॉपी ऑफ रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स. ठीक है, इंस्पेक्शन करना, अब हम रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स बना रहे हैं, उसकी कॉपी के बारे में, उसकी इंस्पेक्शन के बारे में, उसका कंक्लूजन जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है उसके बारे में बात की गई है सेक्शन 94 में. तो इसमें क्या कहा गया है, द कॉपीज ऑफ रजिस्टर शेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. अब अगर हम इन
कॉपीज को, रिटर्न्स को और रजिस्टर्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, सीए हैं, सीएस है, वो चाहे तो इन रजिस्टर्स की, इन कॉपीज़ की और इन रिटर्न्स की इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। इसीलिए इन रजिस्टर्स को ओपन रखा जाता है हमारी कंपनी के बिजनेस आवर्स के टाइम में। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी का टाइम है, बिजनेस टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो मैं अपने बिजनेस आवर्स के टाइम पे उन रजिस्टर्स को ओपन रख सकती हूँ कि अगर कोई बंदा चाहे तो उनको चेक कर सकता हूँ, उन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स के इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है। इफ़ एनी अदर पर्सन वॉन्ट्स टू डू सम इंस्पेक्शन, देन ईच टाइम द पर्सन हैड टू पे द ₹50। मान लो कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स, सीए, सीएस के अलावा कोई बंदा हमारी कंपनी के जो कॉपीज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी इंस्पेक्शन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो। ठीक है। तो उस पर्सन को एक फ़ीस पे करनी होगी, जो कितनी है, ₹50। एंड इवन दो अगर कंपनी के मेंबर्स भी करना चाहें तो उनको भी फ़ीस देनी पड़ती है, जो कि है ₹50। बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, स्टार्टिंग ₹50 से ही होती है। ठीक है। और अगर कोई भी हमारी डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर कोई हम गलती कर देते हैं कॉपी मेंटेन करते हुए या इंस्पेक्शन के टाइम पे या एक्सट्रैक्ट, इस केस में कितनी पेनल्टी है? पेनल्टी हर केस में सेम है। बेसिकली कितनी होती है? ₹1000 फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम अप टू ₹1,00,000। जिस दिन हमारी मिस्टेक पता चल गई, उस दिन से लेके जब तक हमारी मिस्टेक कंटिन्यू रहती है, हम अपनी गलती को नहीं सुधारते, तब तक हमारी पेनल्टी हर दिन की ₹1000 है और मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 1,00,000 तक। ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आस्क बाय ऑर्डर डायरेक्टली फॉर द डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन। ठीक है। अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो हमारी कंपनी के इन डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकती है। वो कभी भी कर सकती है डायरेक्टली। वो जाके कंपनीज को कोई फ़ीस वगैरह नहीं देगी, कोई नोटिस नहीं भेजेगी। वो सीधा जाके कंपनी से उनके रिकॉर्ड्स मांगेगी कि हमने इंस्पेक्शन करनी है, क्या पता वो किस पर्पज़ के लिए है, इसलिए। ठीक है। कोई लीगल मैटर्स के रिलेटेड हो सकती है, कोई डिफ़ॉल्ट के रिलेटेड, कोई फ्रॉड के रिलेटेड, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, जो भी कंपनी उस मैटर में इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली मांग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स। अब हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना लिए। ठीक है। हमारे रजिस्टर्स में कोई मिस्टेक हो गई तो उसको हमने सही करना है। रेक्टिफिकेशन मतलब कि मिस्टेक्स को ठीक करना। इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 59 में। तो ये क्या कहता है? इट इज़ अ प्राइमा फेसिया एविडेंस, मीन्स ये हमारी कंपनी की, जो कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए ना ये जो हम रजिस्टर्स बनाते हैं, उन उनके लिए ना एक तरह से कह लो कि ये प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये हमारे जितने भी लोग हैं, ये हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द मेंबरशिप एंड द पर्सन कैन से दैट हिज नेम शुड नो लॉन्गर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर कोई पर्सन चाहे तो वो ये कह सकता है कि मैंने इस कंपनी में आगे कंटिन्यू नहीं करना, आप इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से मेरा नाम हटा दो। ठीक है। इफ़ हिज नेम हैज़ बिन रॉन्गफुली रिमूव्ड फ्रॉम हिज रजिस्टर, क्या पता कि गलती से किसी मेंबर का या किसी पर्सन का नेम रिमूव हो गया हो रजिस्टर से, तो उसके लिए भी एक तरह से एक प्रूफ हो जाता है। फिर हम ये ठीक कर सकते हैं कि गलती से हो गया था, हम दोबारा से उस पर्सन का नेम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हिज नेम शुड बी एंटर एज अ मेंबर। जो भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूँ, तो मेरा नेम जो है प्रॉपरली रजिस्टर में एंटर होना चाहिए एज अ मेंबर। अगर मैं किसी कंपनी की मेंबर हूँ तो उस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नेम भी होना चाहिए। और अगर मैं नहीं चाहती उस कंपनी में कंटिन्यू करना, तो मैं उस कंपनी के जो भी पर्सन जो रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, मैं उनको कह दूंगी कि मेरा नेम रजिस्टर्स में से रिमूव कर दिया जाए, मैंने इस कंपनी में आगे कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है। द एग्रीव्ड पर्सन शैल अप्लाई टू द NCLT फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्स। अगर मैं चाहूँ, अगर मैंने अपना नेम रजिस्टर में से रिमूव करवाना है, तो मैं NCLT के पास अप्लाई करूँगी कि इस कंपनी के रजिस्टर्स में ये चीज़ को ठीक किया जाए, मेरा नाम रिमूव कर दिया जाए, या फिर अगर मेरा नाम गलती से रिमूव हो गया है तो उसको ऐड कर दिया जाए। ठीक है। नाउ NCLT हैज़ पावर टू एंटर एंड ओमिट एनी पर्सन। ये जो पावर है
रजिस्टर्स को ठीक करके देने की या फिर रेक्टिफिकेशन करने की, ये सिर्फ एनसीएलटी के पास है। तो हम नोटिस भी किसको देते हैं? एनसीएलटी को देते हैं। और अगर रेक्टिफिकेशन के टाइम पे जब हम रजिस्टर्स में चेंजेस कर रहे हैं या जो गलतियाँ हैं उसको ठीक कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कितनी पेनल्टी इम्पोज होती है? ₹1 लाख to 5 लाख। स्टार्टिंग 1 लाख से होती है, मैक्सिमम 5 लाख तक, और जेल भी हो सकती है अप टू 1 ईयर। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है? क्या पता कि मैंने अपना नेम, मतलब मैंने कहा था कि मैंने इस कंपनी का मेंबर आगे नहीं बनना, मैंने नहीं कंटिन्यू करना इस कंपनी में अपना काम, तो मेरा नेम रिमूव कर दिया जाए, और गलती से किसी और पर्सन का नेम रिमूव कर दिया मेरी जगह, तो एक तरह से ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है। तो इस केस में कितनी पेनल्टी है? ₹1 लाख to 5 लाख, और इम्प्रिजनमेंट ईयर अप टू 1 ईयर। ठीक है। 1 साल तक की जेल, और पेनल्टी 1 लाख से लेके 5 लाख तक। क्या क्या देखा हमने? फर्स्ट पॉइंट की प्राइमा फेसी एविडेंस है लोगों की मेंबरशिप के लिए, और अगर कोई बंदा चाहे तो वो कह सकता है कि मेरा नाम रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। और अगर किसी बंदे का नाम गलती से या रॉन्गफुली रिमूव कर दिया गया है, तो उसको वो ऐड करवा सकता है। कैसे ऐड करवाएगा? एनसीएलटी के पास अप्लाई करेगा कि रजिस्टर्स के अंदर चेंजेस किए जाए, ठीक किया जाए मिस्टेक्स को, और एनसीएलटी के पास पावर है कि वो इन लोगों का नेम ऐड भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। और अगर कोई गलती हो जाती है तो उस केस में क्या पेनल्टी है? ₹1 लाख to 5 लाख, और जेल है 1 साल तक की। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं क्या है। रिटर्न्स। अब रिटर्न्स रिटर्न्स हमारी दो तरह की होती है। पहली है कैजुअल रिटर्न, दूसरी है पीरियोडिक रिटर्न। कैजुअल रिटर्न तब फाइल की जाती है जब हमारी कॉन्टीजेंसी अराइज होती है। ठीक है। लाइक चार्ज वगैरह हमने क्रिएट कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास की, डायरेक्टर को चेंज किया, उस केस में हम कैजुअल रिटर्न्स को फाइल करते हैं। पीरियोडिक रिटर्न्स कब फाइल की जाती है? जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पता ही है कि फाइल करनी ही करनी है, जैसे कि एनुअल रिटर्न होगी। पता है ना कि एनुअल रिटर्न्स हम फाइल करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंस शीट और P&L का हम बैलेंस चेक करते हैं जब हमारा ईयर एंड होता है। तो ये पीरियोडिक रिटर्न्स है, हमें पता है कि साल के एंड पे हमने ये सब फाइल करनी है रिटर्न्स, और ये हमने शो करनी होती है अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी। वेब लिंक भी प्रोवाइड करना होता है लोगों को ताकि वो देख सकें। ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने? दो तरह की रिटर्न्स है, कैजुअल रिटर्न्स एंड पीरियोडिक रिटर्न्स। कैजुअल रिटर्न्स तब फाइल की जाती है जब हम कोई कॉन्टीजेंसी कंपनी में लाते हैं, लाइक हमने कोई चार्ज क्रिएट किया, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, या हमने अपनी कंपनी के डायरेक्टर चेंज किए। और पीरियोडिक रिटर्न्स जो हमें पता ही है कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइल करनी है, जैसे कि एनुअल रिटर्न हो गया, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनुअल रिटर्न। ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 92 में। तो ये क्या कहता है? एनुअल रिटर्न, एवरी कंपनी शेल विदिन 60 डेज, हर एक कंपनी 60 डेज के अंदर अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग रखती है, एंड शेल प्रिपेयर अ प्रॉपर रजिस्टर एंड फाइल द एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार। देखो, हम कोई भी रिटर्न्स है, कोई भी रजिस्टर्स है, कोई भी बुक्स है, हर एक चीज़ किसके पास फाइल करते हैं? रजिस्ट्रार के साथ, इन फॉर्म नंबर MGT। बाकियों में हमने देखा था MGT 1। एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है MGT 7 में। कितने दिनों के अंदर अंदर की जाती है? 60 डेज के अंदर अंदर ऑफ द एनुअल। जब हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग को हुए 60 दिन होने वाले होते हैं, हमने उन 60 दिनों के अंदर अंदर प्रॉपर रजिस्टर को मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है, और जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसको हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करते हैं इन फॉर्म नंबर MGT 7। अब उस रजिस्टर में, उस एनुअल रिटर्न में क्या क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स होनी चाहिए, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बारे में, एसोसिएट कंपनी के बारे में, कोई ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी की तो उसके बारे में, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ के बारे में, मेंबर्स के बारे में, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के बारे में, अगर कोई भी कंपनी में चेंज लाया गया उसके पैटर्न्स के बारे में। ठीक है। कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के बारे में भी होना चाहिए उसके अंदर, और कंपनी के जो प्रीवियस मीटिंग्स है, जो पिछले टाइम में कंपनीज की मीटिंग हो चुकी है उसके बारे में भी, और इवन जो प्रेजेंट मीटिंग्स है उसके बारे में भी, और मेंबर्स का रिकॉर्ड।
ठीक है। देन रेम्यूनरेशन टू द KMP एंड द डायरेक्टर्स, कितनी उनको हम दे रहे हैं, उनके वेजेस कह लो या जो उनको फीस दी जाती है वो। KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सन्स, और डायरेक्टर्स को कितनी कितनी फीस दी जा रही है। पेनल्टी और पनिशमेंट का जो भी हमने ऑफेंसेस के रिगार्डिंग रखे हुए हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की जाती है, कितने टाइम के लिए हम जेल देते हैं किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए, वो सब चीज़ें हम एनुअल रिटर्न्स के अंदर लिखते हैं। कोई भी मैटर जो कि हमारी सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस से रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम एनुअल रिटर्न में लिखते हैं। और कोई भी मैटर जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा गया है, ये सब चीज़ें हम एनुअल रिटर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बारे में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थे तो उसके बारे में, कंपनी के शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, अगर कोई कंपनी की सिक्योरिटीज़ है इसके अलावा तो उसके बारे में, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डेट हो गए वो, कंपनी के मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, अगर कंपनी ने कोई चेंज लाया है उसके बारे में, प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है, कंपनी ने पिछले टाइम में कौन कौन सी मीटिंग्स की है, किस किस रीज़न के लिए की थी वो सब, ठीक है। फिर मेंबर्स का जो रिकॉर्ड है वो, KMP जो हमारे की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रेम्यूनरेशन के बारे में, पेनल्टी कितनी इम्पोज की जा रही है, पनिशमेंट कितनी दी जा रही है, ठीक है। कोई भी अदर मैटर जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर है उसके बारे में, और सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस के बारे में भी हमने एनुअल रिटर्न के अंदर लिखना होता है। उसके बाद है कि कंपनी शेल प्लेस द कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट एंड द वेब लिंक शेल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। जो हमारी एनुअल रिटर्न है वो हमारे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दी जाएगी, एंड इवन दो वेब लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंपनी के सभी मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, जो भी बंदा जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था एनुअल रिटर्न के बारे में। अब इसमें पेनल्टी, अगर हमने कोई गलती कर दी एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए तो उसमें हमें क्या पेनल्टी है। इफ़ अ कंपनी फेल्स टू फाइल द एनुअल रिटर्न, मैं एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाई, भूल गई या मेरे से हुई नहीं, तो उस केस में क्या है पेनल्टी। जब मैंने गलती की उस दिन मेरे पे पेनल्टी होगी ₹10,000, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपनी गलती को नहीं सुधारती तो ₹100 पर डे इफ़ कॉन्टिन्यूड, ठीक है। अगर एनुअल रिटर्न को फाइल करने में गलती कंपनी की है, ठीक है, तो मेरी पेनल्टी मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगी। और अगर गलती कंपनी के ऑफिसर्स की है या मेंबर्स की है तो उनकी मैक्सिमम कितनी जाएगी पेनल्टी, 50,000 तक, ठीक है। क्या कहा कि अगर कंपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करना भूल जाती है या नहीं फाइल कर पाती किसी रीज़न के कारण, तो क्या पेनल्टी है, ₹10,000 प्लस ₹100 इफ़ कॉन्टिन्यूड। कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख तक जाती है और ऑफिसर्स के ऊपर मैक्सिमम 50,000 तक जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब हमने अपनी एनुअल रिटर्न को बना लिया, ठीक है, उसको फाइल भी कर दिया, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो हमने पेनल्टी भी दे दी। अब इस केस में, अब एनुअल रिटर्न को बनाने के बाद, फाइल करने के बाद इसके ऊपर साइन कौन कौन करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी साइन बाय द लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर, डायरेक्टर साइन करेगा। CS means company secretary and the PCS means a practicing company secretary, ठीक है। ये लिस्टेड कंपनी के केस में भी होता है, और ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है उस कंपनी के केस में भी जो एनुअल रिटर्न है उसकी साइनिंग कौन कौन करेगा, डायरेक्टर्स, CS एंड द PCS। एंड द कंपनी हैविंग द टर्न ओवर ऑफ ₹50 करोड़, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ तक है, और ऐसी कंपनी जिसकी टर्न ओवर 50 करोड़ तक है या 50 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में जो एनुअल रिटर्न है उसके ऊपर साइन कौन कौन करेगा, डायरेक्टर, CS एंड द PCS, ठीक है। The next point is annual return shall be filed by shall be certified by the PCS in form number MGT 8। जो एनुअल रिटर्न है उसको सर्टिफाई कौन करता है, PCS। वो चेक भी करता है, साइन भी करता है, और कौन से फॉर्म में सर्टिफाई करता है, MGT 8 में, ठीक है। और अगर एनुअल रिटर्न के सर्टिफिकेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो पेनल्टी PCS के ऊपर अप्लाई होती है, कितनी, ₹2 लाख। कितनी पेनल्टी है, ₹2 लाख की पेनल्टी है अगर PCS कोई मिस्टेक कर दे तो उस केस में, ठीक है। देन द एनुअल रिटर्न ऑफ OPC कंपनी
small company, startup company shall be assigned by the CS and the directors of the CS and the directors. अगर ओपीसी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो उस केस में जो एनुअल रिटर्न है उसके ऊपर साइन कौन कौन करते हैं? सीएस करते हैं एंड डायरेक्टर्स। ठीक है। वैसे हमने देखा जो एनुअल रिटर्न है उसको सर्टिफाई करता है पीसीएस फॉर्म नंबर MGT 8 में सर्टिफाई करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, जो लिस्टेड कंपनी है इट शैल फाइल द रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT 10 विद द रजिस्ट्रार साइंड बाय द CS। जो लिस्टेड कंपनीज होती है जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, वो जो अपने एनुअल रिटर्न्स हैं उसको फाइल करती है MGT 10 में, और रजिस्ट्रार के साइन मतलब विद द रजिस्ट्रार साइन बाय द CS। MGT 10 में वो फाइल करती है रजिस्ट्रार के साथ, और साइन किसके होते हैं उसके ऊपर? CS के। सो क्या देखा इसमें हमने कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, और ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, उस केस में जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसको कौन कौन साइन करते हैं? डायरेक्टर्स, CS एंड द PCS। ठीक है। जो एनुअल रिटर्न है उसको सर्टिफाई कौन करता है? PCS करता है इन फॉर्म नंबर MGT 8। और अगर PCS सर्टिफिकेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक कर दे, कोई डिफ़ॉल्ट कर दे, तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी इम्पोज होती है? ₹2 लाख की। ठीक है। जो OPC कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप कंपनीज है, उनका जो हमारा एनुअल रिटर्न होता है उसके ऊपर साइन कौन करते हैं? या तो उस कंपनी के CS या उस कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है। और जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी जो एनुअल रिटर्न है वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल की जाती है फॉर्म नंबर MGT 10 में, और उसके ऊपर साइन किसके किए जाते हैं? कंपनी सेक्रेटरी के, PCS के नहीं, CS के। सो यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। सो बेसिक था, ये बहुत इजी चैप्टर था। इसमें हमने मेन यही देखा कि कंपनी ने रजिस्टर्स को, रिकॉर्ड्स को, बुक्स को मेंटेन करके रखना होता है, क्यों करना होता है, कैटेगरीज देखी, रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स देखे, रूल्स देखे, क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर्स देखी। देन हमने देखा बेनिफिशियल इंटरेस्ट के बारे में, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में देखा, बेनिफिशियल होल्डर्स के बारे में देखा, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के बारे में देखा, सिग्निफिकेंट कंट्रोल देखा, पर्पसेस क्या होते हैं, कहाँ पे हमने अपने रजिस्टर्स और रिटर्न्स को रखना होता है, इंस्पेक्शन के बारे में देखा, रेक्टिफिकेशन, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हमने सही करना है तो उसके बारे में देखा, और फिर हमने उसके बाद रिटर्न्स के बारे में देखा कि हमारी दो तरह की रिटर्न होती है, कैजुअल रिटर्न्स जो कि कॉन्टीजेंसीज के टाइम पे होती है, और पीरियोडिक रिटर्न जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइल करनी ही करनी होती है। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक देखा एनुअल रिटर्न और साइनिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक और ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी इजी था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इस चैप्टर के रिलेटेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ तक हमने आज किया है चैप्टर कंप्लीट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इवन दो यू कैन डू मी मैसेज ऑन माई इंस्टा पेज दैट इज़ लॉ फॉर ऑल बाय आशिमा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर डालना, और अगर आपको इसके अलावा रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स के अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। तब तक रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।